क्वेश्चन 29 देखते हैं जी। ए कंपनी इनकरेक्टली रिकॉर्डेड ए क्रेडिट सेल्स इनवॉइस ऑफ ₹45,000 एज 54,000. What is the appropriate entry that company should follow regarding the error of ₹9,000? अब देखिए, एक इनवॉइस जो थी वो ही गलत रिकॉर्ड हो गई है। जब इनवॉइस गलत रिकॉर्ड होती है ना, इसका मतलब है कि इसकी दोनों साइड पे गलत एरर आ गया। उसने ये नहीं कहा कि किसी अकाउंट को गलत डेबिट किया है, किसी को गलत क्रेडिट किया है। इनवॉइस का एरर है कि इनवॉइस में 45,000 था, आपने 54,000 से एंट्री रिकॉर्ड कर दी। ठीक है जी। अगर गौर से देखा जाए तो आपने रॉन्ग एंट्री तो नहीं पास की, आपने सिर्फ अमाउंट ज्यादा लिखी है। ठीक है, तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप रॉन्ग एंट्री लिखें 54,000 से और करेक्ट एंट्री लिखें 45,000 से, रॉन्ग एंट्री रिवर्स करें, इनको आपस में एडजस्ट करें, तो आपके पास यही आंसर आएगा, जो कि इस चीज से है कि आपने क्रेडिट सेल्स की है 54,000 की, तो 9,000 की क्रेडिट सेल्स को रिवर्स कर दें। 9,000 की क्रेडिट सेल्स को रिवर्स कर दें। टोटल 45,000 की लिखनी थी, आपने 54,000 की एंट्री कर दी है, 9,000 से एक्सेस एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। तो अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे तो आपके लिए ये एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगी। ठीक है जी। तो हमने 9,000 से सेल्स की एंट्री रिवर्स करनी है। अच्छा, सेल्स की एंट्री कौन सी है? ये क्रेडिट की सेल्स है, तो हम लोग सेल्स को डेबिट करेंगे, रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 9,000 से। ठीक है जी, सेल्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट बाय ₹9,000, क्योंकि आपने क्रेडिट की सेल्स जो थी वो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करनी थी। अगर ये ना समझ आ रहा हो तो हम इसको उसी तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग कहते हैं जनाब हमारी रॉन्ग एंट्री है डेटर्स टू सेल्स, कितने से? 54,000 से। इसको हम रिवर्स करते हैं तो सेल्स टू डेटर हो गया, सेल्स टू डेटर। अच्छा जी, हमने रॉन्ग एंट्री, ठीक है जी, कंपनी हैज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। देखें ना, हमने 54,000 से एंट्री की है, 45,000 की एंट्री थी, हमने 54,000 से किया, तो हमारी रॉन्ग एंट्री 54,000 की है। ठीक है जी, सेल्स टू डेटर 54,000, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है जो हमने रिवर्स कर दी। ये रॉन्ग एंट्री थी, हमने रिवर्स कर दी। करेक्ट एंट्री है डेटर्स टू सेल्स 45,000 से। अब आप इसको आपस में कट करेंगे, सेल्स है 54,000 की, सेल्स है 45,000 की, क्रेडिट साइड पे जाएगा सेल्स 9,000 का, डेटर 54,000 क्रेडिट, 45,000 डेबिट, तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड हायर है 9,000 से सेल्स, तो सेल्स टू डेटर बेसिकली ये वही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेल्स टू रिसीवेबल 9,000 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड व्हाइल रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ कैरेज पेड? हमने कैरेज पे किया 50,000 का फॉर द न्यूली परचेज मशीनरी मिस्टेकनली डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट। कैरेज से मुराद है ट्रांसपोर्टेशन। हमने एक मशीन का पे किया है ट्रांसपोर्टेशन, मशीन जो है वो हमारा एसेट नहीं, एसेट है वो हमारे परचेजेस नहीं है, जबकि कैरेज अकाउंट के अंदर हम वो कैरेज इनवर्ड लिखते हैं जो कि हमारा परचेजेस से रिलेट कर रहा होता है। तो बेसिकली ये भी एक ऐसा एरर है जिसमें हमने कैरेज को एसेट में ऐड करना था, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है ना कैरेज इनवर्ड, जो कि मशीनरी को परचेज करने के लिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन लगती है, हमने उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि हमारा जो है वो ये एरर है कौन सा, एरर ऑफ कमीशन है या प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल एरर कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि हमने एसेट की कॉस्ट में जो चीज शामिल करनी थी वो हमने एक्सपेंस में शामिल कर दी, एसेट में डेबिट होनी चाहिए थी, एक्सपेंस में कर दी। तो वो उससे पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताएं कि कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। तो हम लोग ये बताएंगे कि कैरेज के अकाउंट से वो अमाउंट निकालेंगे, कैरेज को करेंगे क्रेडिट और डेबिट कर देंगे अब अपने एसेट अकाउंट को। तो कैरेज और मशीनरी ये दोनों अकाउंट्स हमारे इफेक्ट होंगे, क्योंकि मशीनरी की कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 31। इफ ए कैश सेल्स इज मेड फॉर ₹400,000 एंड पोस्टेड एज फॉलोज। कैश की सेल्स है और हमने कैश डेबिट और सेल्स डेबिट कैश क्रेडिट कर दी, अल्लाह माफी, तौबा तौबा, उल्टी एंट्री कर दी। हमने एंट्री करनी थी कैश टू सेल्स, हमने एंट्री कर दी सेल्स टू कैश। कहते हैं कि इस एरर को कैसे ठीक करेंगे? हम कहेंगे यार टेंशन नहीं है, रॉन्ग एंट्री को करेंगे रिवर्स, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये रॉन्ग एंट्री थी ना, ये लिखी हुई है, इसको रिवर्स कर देंगे, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 4 लाख से
तो हम किधर आ जाएंगे, हम जीरो पोजीशन पे आ जाएंगे और यही दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी कैश टू सेल्स 4 लाख से। तो बेसिकली कैश को 4 लाख और 4 लाख 8 लाख से डेबिट करना होगा, सेल्स को क्रेडिट करना होगा 8 लाख से। तो कैश टू सेल्स, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 8 लाख से, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। रॉन्ग एंट्री रिवर्स की, करेक्ट एंट्री पास की, दोनों को इकट्ठा किया, हमारा आंसर आ गया। तो एरर के केस में तो ये काम जितनी दफा मर्जी करवा लें, एक ही है कि रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है, करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करनी है, दोनों को इकट्ठा करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगला सवाल, रिसीव्ड चेक फ्रॉम डेटर्स फराज, फराज भाई से 1 लाख रुपए का चेक रिसीव किया, ये हमारा डेटर है, वाज ट्रीटेड एज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर सरफराज। वाह, फराज के सर से ले लिया हमने, सरफराज से, ठीक है जी। तो हमने एंट्री करनी थी फराज के अकाउंट में, एंट्री कर दी सरफराज के अकाउंट में। व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री? देखें, इसकी रॉन्ग एंट्री लिखे, करेक्ट एंट्री लिखे, रॉन्ग एंट्री रिवर्स करें, करेक्ट एंट्री पास करें, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा, जो कि अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हम डायरेक्ट उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। फराज से हमने पैसे, सरफराज से पैसे लिए थे, लेकिन हमने फराज से पैसे की रिसीविंग रिकॉर्ड कर दी। फराज को हमने क्या एंट्री की होगी? हमने फराज को एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट, फराज क्रेडिट, फराज को क्रेडिट कर दिया ना हमने, तो फराज को तो किया है रॉन्ग क्रेडिट, इसको तो करे ना सबसे पहले डेबिट, तो फराज को डेबिट कर दिया, सरफराज को क्रेडिट करना था, तो सरफराज को क्रेडिट कर देते हैं। तो फराज डेबिट, सरफराज क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 1 लाख रुपए से। तो डायरेक्टली हमारी करेक्टिंग एंट्री। अगर हम रॉन्ग एंट्री लिखते हैं, उसको रिवर्स करते हैं, करेक्ट एंट्री उसके अंदर लिखते हैं, तो भी हम इसी एंट्री तक पहुंचते हैं, जो कि अभी हम गौर से देखें तो हम पहुंच जाते हैं कि यार रॉन्ग एंट्री रिवर्स करनी है। रॉन्ग एंट्री के अंदर ये वाला कंपोनेंट रॉन्ग है, ये बैंक ठीक हुआ है, बैंक को ठीक ही किया हुआ है हमने, बैंक जो चीज ठीक की होती है ना वो कट जाती है। देखो जरा गौर से, जो काम आपने ठीक किया होता है ना वो कट जाता है रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करने से। देखो जरा, यहाँ पे हमने क्या करना था, ये एंट्री थी ना कोई, डेटर 180 से डेबिट करना था, हमने करेक्ट एंट्री में भी डेटर 180 से डेबिट ही किया हुआ है। जब हम एंड पे जाएंगे ना तो देखो एंड वाली एंट्री में, करेक्टिंग एंट्री में डेटर का कहीं नामो निशान नहीं है। जो चीज ठीक करनी थी ठीक ही की हुई है, उसको वो आपस में कट जाएगी। इसलिए हम सिर्फ रॉन्ग के पॉइंट्स को अगर देखें तो भी हम सही एंट्री पे पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन 33 देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल क्रिएट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट? वो तमाम एरर्स जिसमें रॉन्ग एंट्री टैली नहीं है वो सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस का बाइस बनती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। रिपेयर एक्सपेंस वाज कंसिडर्ड एज परचेज ऑफ एसेट, ये एरर जो है कि एक रिपेयर एक्सपेंस था, आपने एसेट की परचेज को तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। रिपेयर हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे लिख लिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। डेबिट जो करना था डेबिट ही किया हुआ है किसी और अकाउंट को, इससे हमारे ट्रायल बैलेंस के टोटल पे डिसएग्रीमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसे सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। तो उसने कहा था बताओ इनमें से किससे सस्पेंस अकाउंट बनेगा, तो 33 से तो सस्पेंस अकाउंट नहीं बनता। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। पॉइंट बी, परचेज ऑफ इन्वेंट्री कंसीडर्ड एज परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। ये भी हमने किसी को डेबिट करना था, हमने किसी और अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन डेबिट किया हुआ है। तो ऐसे एरर्स जिसमें किसी और अकाउंट को डेबिट कर दिया हुआ है वो या तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकते हैं या एरर ऑफ कमीशन हो सकते हैं, लेकिन वो सिंगल साइडेड एरर नहीं होते। तो इससे भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। ये एरर जरूर है लेकिन इससे सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। एन इनवॉइस ऑफ ₹2500 वाज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक। एक इनवॉइस आई थी वो टोटली ओमिट कर दी, ना उसकी डेबिट साइड लिखी ना उसकी क्रेडिट साइड लिखी, तो भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। ये एरर जरूर है लेकिन ये सस्पेंस अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ना इसकी डेबिट साइड लिखी ना इसकी क्रेडिट साइड, ये एरर ऑफ ओमिशन है। ठीक है जी, ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये भी हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये वाला एरर ऑफ ओमिशन है, EOO। हमने एंट्री नहीं की पास कोई भी, टोटली ओमिट कर दिया। पेटी कैश एक्सपेंस ऑफ 500 वर ओनली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। हमने एक्सपेंस किया, सिर्फ क्रेडिट साइड लिखी, डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखा ही नहीं, ओनली क्रेडिटेड। इसका मतलब यह है कि इसकी वजह से हमारा सस्पेंस अकाउंट आएगा। कभी कभार वो क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहता कि बताओ कि इसको ठीक कैसे करना है, बस वो ये पूछता है कि बताओ इस एरर का इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो हम कहेंगे कि इसका इंपैक्ट ये है कि हमारा ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट बनेगा, सस्पेंस अकाउंट में उसका बैलेंस आएगा,
फिर जब इसको ठीक करेंगे तो फिर सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है वो एरर ऑप्शन नंबर डी विच विल बी रिजल्टिंग इन द सस्पेंस अकाउंट, जो सस्पेंस अकाउंट के पैदा होने की वजह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑफिस सप्लाईज परचेज्ड एंड हेल्ड इन स्टॉक। ऑफिस सप्लाई से मुराद ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली चीजें, स्टेशनरी वगैरह आपने परचेज की हैं, स्टॉक में रखी है। वर मिस्टेकनली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, वो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दी है। जो आप ऑफिस सप्लाईज हेल्ड करते हैं परचेज करके, वो आपका करंट एसेट होती है, और परचेजेस जो है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। मैंने आपको कहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होते हैं ये इनकम और एक्सपेंसेस की तरह ही होते हैं। परचेज अकाउंट आपका इन्वेंट्री नहीं होता, परचेज अकाउंट आपका इन्वेंट्री नहीं होता। इन्वेंट्री का अकाउंट ही इन्वेंट्री होता है, जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है पीरियोडिक मेथड में, और परपेचुअल मेथड में इन्वेंट्री का अकाउंट इन्वेंट्री के नाम से बनता है, परचेज अकाउंट नहीं बनता। तो परचेज अकाउंट जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड, तो हमने एसेट को एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया है, ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, वड्डा एरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ये स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल शुरू हो जाएंगे अब, 1 2 3, ये सारे स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल हैं। अच्छा, 3 ही है। तो ये बेसिकली ना पहले एक बड़ा सवाल होता था स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये बुक्स में जो मैंने जो बुक दी है उसके अंदर ये पूरा बड़ा सवाल भी है स्काई इलेक्ट्रॉनिक का। तो उन्होंने क्या किया है कि आप क्योंकि इसके एमसीक्यूज बनाने थे तो उन्होंने हर एडजस्टमेंट का एक एमसीक्यू बना दिया 40 में, ठीक है जी। तो हम लोग इसके कुछ सवाल करते हैं। व्हाइल रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 फॉलोइंग एरर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है जी। फॉलोइंग एरर मिला है। एरर क्या है? कंप्यूटर कॉस्टिंग 240,000, 2,40,000 का कंप्यूटर था, 1 सितंबर 2017 को परचेज किया था फॉर ऑफिस यूज, वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तौबा तौबा, अल्लाह माफी, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, SE यानी कि कंपनी का नाम है स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, डेबिट्स द कंप्यूटर एट 20% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए डेप्रिसिएशन की भी उसने फिगर बता दी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एरर था जिसको ठीक करने से आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस तब्दील होना था, तो इसलिए उसने साथ में कहा कि 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड इसकी डेप्रिसिएशन की चार्ज करनी होगी। बट विद द इंपैक्ट ऑफ करेक्टिंग द अप्रूव्ड एरर ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर इसका इंपैक्ट भी बताओ क्या है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर इस चीज का इंपैक्ट क्या होगा, उसने करेक्टिंग एरर आइडेंटिफाई करने के लिए तो कहा है, एरर को करेक्ट करने का भी कहा है, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम पे इस चीज का इंपैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले इसकी करेक्टिंग एंट्रीज निकालें। देखिए इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई की है, वी सी का मतलब है करेक्ट एंट्री, और करेक्टिंग एंट्री जो है वो कोरे कह सकते हैं इसको। रॉन्ग एंट्री हमने क्या की थी, हमने एसेट परचेज किया था, उसको हमने परचेजेस में डाल दिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट और वट एवर कैश अकाउंट क्रेडिट। ये अब करेक्ट साइड, आप कह सकते हैं सर इसकी जगह पे तो क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिटर लिख दो, कोई बात नहीं, क्योंकि क्रेडिटर ने तो कट ही जाना है, ठीक है। जो कट जाएगा उसकी क्या टेंशन है जी। परचेज है जी आपकी कितनी, 2,40,000 की, ये आपकी रॉन्ग एंट्री है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एसेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये होनी चाहिए थी 2,40,000 की। अब जरा इसकी करेक्टिंग एंट्री निकालें, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करें, करेक्ट एंट्री पास करें, तो आपके पास जो करेक्टिंग एंट्री आएगी ना वो आएगी एसेट अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। ये हमारी करेक्टिंग एंट्री आ गई है। परचेज में से हमने निकाल के एसेट को डाल दिए हैं 2,40,000। अब जरा गौर से देखो, ये हमारी जो फाइनल करेक्टिंग एंट्री आई है, मैंने देखें थोड़ी सी वर्किंग बीच में से स्किप किया, वरना मैं रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करके लिखता, करेक्ट एंट्री उसमें इकट्ठा करता, तो यही आंसर आता। इसमें एक एसेट का अकाउंट है जो डेबिट हो रहा है, तो ट्विन एंट्रीज मैंने आपको ट्विन एडजस्टमेंट्स बताई थी कि अगर एसेट चेंज होगा तो डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी। एसेट बढ़ गया है, 2,40,000 से आपका एसेट में इंक्रीज आ गया, अब इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास करनी होगी। डेप्रिसिएशन की फिगर भी दी है, उसने कहा जी कि डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी कि नहीं होगी। अच्छा, 2,40,000 पे एसेट की कॉस्ट है,
इसके बारे में इसने डेप्रिसिएशन का मेथड वगैरह बताया है। इसने क्या कहा है, 20% स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो 20% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। पहला साल है तो जरा ये भी देखना होगा कि इसका ईयर कितना है। सितंबर में आया था, 1 सितंबर को एसेट आया था, मैंने उस वक्त हाईलाइट कर दिया था कि 1 सितंबर को एक एसेट आया था, याद रखिएगा। और हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। इसका मतलब यह है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ठीक है जी, 4 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 4/12। तो डेप्रिसिएशन जो है वो 16,000 टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,000 चार्ज होगी। तो हमारी ये दो करेक्टिंग एंट्रीज हैं जो कि हमारी इस एरर से निकली है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि हमारे एसेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। हमारे जो एसेट्स होते हैं, तो मैं इसको कह सकता हूं कि एसेट्स बिफोर करेक्शन ऑफ एरर्स। ये आपने यहां पे लिखने होते हैं। लेट सपोज एक्स है, कुछ भी हो सकता है, इसकी नेचर, एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट। अब मैंने इसमें चेंजेस फाइंड आउट करनी है, तो करेक्टिंग एंट्री में जाएं, हर वो लाइन आइटम जो एसेट को की है और डेबिट हो रही है, सेम नेचर ऐड कर देंगे, डिफरेंट नेचर माइनस कर देंगे। देखो एसेट डेबिट हो रहा है 24 to 40,000 से, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस न्यू एसेट। जो एसेट हमने रिकॉर्ड किया 2,40,000 से, वो ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंट्री भी डेबिट हो रही है, एंट्री डेबिट हो रही है और अकाउंट की नेचर भी डेबिट है। तो करेक्टिंग एंट्री में हर वो आइटम जो डेबिट होगी वो ऐड हो जाएगी, जो क्रेडिट होगी वो माइनस हो जाएगी। क्या परचेज जो है ये एसेट को इंपैक्ट करते हैं? जी नहीं। क्या डेप्रिसिएशन एसेट को इंपैक्ट करती है? जी नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट्स में आती है और आपको पता है वो माइनस होती है, तो ये जो है वैसे भी क्रेडिट हो रही है, तो हम लोग माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट। कितनी है जी? 16,000, ये माइनस हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नए एसेट्स बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे? x प्लस 2,24,000, x प्लस 2,24,000। अब इनिशियल कितने हैं ये हमें नहीं पता, जरूरत भी नहीं है। हाँ ये है कि जितने इनिशियल है उसमें 2,24,000 ऐड होगा, तो एसेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 2,24,000। तो कभी कभार वो ये कहता है कि ये ना पूछो कि पहले कितने थे, ये बताओ चेंज कितना होगा। तो चेंज हमारा एंट्री से पता चल जाएगा। एंट्री में जो चीजें एसेट में ऐड होती हैं वो डेबिट होती हैं, वो ऐड कर लें, जो एसेट में से माइनस होती है, क्रेडिट होती है, वो माइनस कर दें। तो हमारे पास करेक्टेड बैलेंस ऑफ एसेट्स आ जाएगा। अब एक्स जितना मर्जी हो, एक्स में 2,24,000 ऐड हो रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी ये क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये भी हमने सॉल्व कर लिया। 36 देखते हैं। व्हाइल रिव्यूइंग द डेराइव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, जाने तो चले। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर 180 ऐड थे विच इज इररिकवरेबल बट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ। बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स हो गए 1,80,000 के, लेकिन हमने राइट ऑफ नहीं किए, तो इसकी तो एंट्री सीधी सीधी करनी पड़ेगी, बैड डेट्स राइट ऑफ करने पड़ेंगे। दूसरा है फर्दर ए रिकवरी ऑफ 96,000 अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ इन द प्रायर ईयर वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। हमें बैड डेट्स रिकवर हुए, हमने बैड डेट रिकवरी लिखने की बजाय उसको ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हालांकि ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट तो बैड डेट रिकवरी के केस में क्रेडिट करते नहीं है। दूसरा एरर ये हो गया। तीसरा एरर ये भी किया है, अच्छा तीसरा एरर कोई नहीं किया, उसने कहा जी एज पर एसई पॉलिसी, एसई कंपनी का नाम है स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल रिसीवेबल हैज बीन मेड बाय द 5% ऑन ईयर एंड बैलेंस। तो जब डेटर की अमाउंट चेंज होगी तो फिर अलाउंसेस भी तो चेंज होंगे ना। ठीक है, डेटर्स की अमाउंट चेंज होगी तो प्रोविजंस भी चेंज होगी। अब जरा देखिएगा इसमें हमने क्या किया है। रॉन्ग एंट्री, दो सिचुएशंस है, एक तो बैड डेट हुआ उसकी कोई एंट्री ही नहीं की, तो ठीक है कुछ रिवर्स भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ करेक्ट एंट्री पास कर दें। करेक्ट एंट्री क्या होगी? बैड डेट टू डेटर्स, ये एंट्री होनी चाहिए। अमाउंट कितनी है जी? 1,80,000। तो हमारी करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट टू डेटर्स। एक एंट्री तो ये होगी बैड डेट टू डेटर्स,
1,80,000 से। दूसरा, उस भाई साहब ने ये भी कर दिया है कि कुछ इनको बैड डेट रिकवर्ड हुए थे वो डेटर्स में से क्रेडिट करती हैं, हालांकि वो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट होने चाहिए। तो रॉन्ग एंट्री हमने क्या की है, हम लोगों को कैश आया, हमने कैश तो कर दिया डेबिट, और बैड डेट रिकवर्ड को हमने डेटर्स में डाल दिया। ये हमारी रॉन्ग एंट्री। कितनी अमाउंट से? 96,000 से। हालांकि होना क्या चाहिए था, करेक्ट एंट्री जो है वो ये है कि हमें एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट बाय 96,000 से। ठीक हो गया। अब रॉन्ग एंट्री रिवर्स करें, करेक्ट एंट्री पास करें। अब देखें, रॉन्ग और करेक्ट एंट्री में जो चीज ठीक ठीक होती है ना, उनको ऐसे ही काट दिया करें। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दें, डेटर अकाउंट डेबिट, और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 96,000 से। अब डेटर की अमाउंट जो है वो दो जगह पे चेंज हो रही है। इन दोनों के ऊपर अलग अलग भी प्रोविजन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, या इन दोनों की कंबाइन भी प्रोविजन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए जरा, डेटर्स जो हैं वो 1,80,000 से क्रेडिट हो रहे हैं, 96,000 से डेबिट हो रहे हैं। अब हमें इन दोनों की प्रोविजन की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। देखिए, प्रोविजन जो होती है वो डेटर के क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर 5% कैलकुलेट करके आ रही है। तो अगर डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा तो प्रोविजन भी तो कम हो जाएगी। अगर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बढ़ेगा तो प्रोविजन भी बढ़नी चाहिए। क्या ख्याल है ना? अच्छा, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो अब हमारा क्या हो रहा है इन दोनों एंट्री से? एक दफा डेटर्स जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं और एक दफा डेबिट हो रहे हैं। फर्ज करें कि करेक्शन से पहले डेटर्स का बैलेंस जो है वो एक्स है, डेटर्स का जो बैलेंस है वो एक्स है। अब एक दफा जब डेटर्स जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं तो 1,80,000 इसमें से माइनस होगा और 96,000 इसमें ऐड होगा, क्योंकि डेबिट हो रहा है। डेटर डेबिट होते हैं तो ऐड होते हैं। तो बेसिकली टोटल जो हमारे पास डेटर्स में जो फर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है? x माइनस 84,000 का। डेटर्स में 84,000 की रिडक्शन है। तो अगर हमसे पूछे कि डेटर्स में क्या इंपैक्ट आ रहा है तो हम कहेंगे कि डेटर्स में 84,000 की रिडक्शन है। अच्छा, अब 84,000 के ऊपर प्रोविजन भी कम हो जाएगी। वट एवर द प्रोविजन वाज, वो 84,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस हमारे डेटर के क्लोजिंग बैलेंस से आता है। आपको याद है हम कैसे करते होते थे? हम करते होते थे जनाबे वाला, हम करते थे, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, हम लोग डेटर्स लिखते होते थे, प्रोविजन लिखते होते थे, प्रोविजन परसेंटेज और प्रोविजन। पहले हम लोग जो है वो स्पेसिफिक प्रोविजन माइनस किया करते थे, फिर उसके बाद जो है वो गुड डेटर्स माइनस किया करते थे, और फिर जनरल डेटर्स जो थे वो जो रिमेनिंग डेटर्स थे वो लिखते होते थे। जनरल डेटर्स है हमारे पास इस वक्त x, हम इसके ऊपर 5% प्रोविजन निकाल के 0.05x जो है वो हमने निकाली होगी प्रोविजन, और इसकी एंट्री पास की होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि x अब कम हो गया, तो हमारी ये प्रोविजन की अमाउंट भी कम हो गई। तो हमारा x कितना कम हुआ है? x 84,000 से रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब है प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस भी हमें कम करना पड़ेगा। किस तरह से? 84,000 के 5% से 4,200 आता है जी। तो 4,200 से हमें अपनी प्रोविजन भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। प्रोविजन बढ़ानी हो तो क्या एंट्री करते हैं? प्रोविजन अकाउंट, बैड डेट टू प्रोविजन अकाउंट, बैड डेट टू प्रोविजन अकाउंट। अगर प्रोविजन में इंक्रीज हो, अगर प्रोविजन में डिक्रीज हो तो हम यही एंट्री रिवर्स करते हैं, प्रोविजन अकाउंट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट इस अमाउंट से। अब ये कम करनी है आपने प्रोविजन, तो हमारी इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? प्रोविजन अकाउंट डेबिट और बैड डेट अकाउंट क्रेडिट बाय ₹4,200। ठीक है, तो हमारे पास बैड डेट की दो एंट्रीज थी जिससे हमारे डेटर्स में इंपैक्ट आया। डेटर्स कम हुए, एक डेटर कम हुआ, एक ज्यादा हुआ, तो हमें पता चला कि टोटल ओवरऑल डेटर्स कम हो रहे हैं। तो हमारी प्रोविजन का बैलेंस भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये ट्विन एडजस्टमेंट थी और उसने बताया था कि यार प्रोविजन भी कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर वो आपसे कहे कि बताओ नेट डेटर्स में कितना चेंज आया है, नेट डेटर्स, तो नेट डेटर्स आपको पता है इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? इसमें डेटर्स और प्रोविजंस के दोनों के अकाउंट बैलेंस शामिल होता है। तो नेट डेटर को हमारी करेक्टिंग एंट्रीज में से क्या क्या चीज इंपैक्ट करेगी? 1, 2 और 3।
तो अगर फर्ज करें कि नेट डेटर जो है वो इनिशियली कितने थे, वो थे x, तो अब चेंज क्या आया है, डेटर्स माइनस क्रेडिट हो रहे हैं 180 माइनस होगा, डेटर डेबिट हो रहे हैं 96 ऐड होगा, और प्रोविजन फिर डेबिट हो रही है 4200 से, ये भी ऐड होगी। तो हमारे पास नेट डेटर में कितना चेंज आया है, 180, 96, 4200, इन सारों को जमा करें क्या आता है जी, 79800। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेट डेटर्स में 79800 का चेंज आया है, हमारे ग्रॉस डेटर्स में 84,000 का चेंज आया है। प्रोविजन की अगर हम बात करें तो उसमें 42,000 की रिडक्शन हुई। सही है। सवाल क्या था, सवाल उसने ये पूछा था, सवाल तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम तो बस डाटा को देखा और जज्बाती हो गए, लेकिन हमने हर एंगल से उसको देख लिया। सवाल ये है, इफ द प्रॉफिट बिफोर करेक्टिंग द अबव वाज 800,000, उसने कुछ चौथी बात पूछ ली। उसने कहा जी कि अगर इन एरर्स को ठीक करने से पहले आपका जो प्रॉफिट है वो 8 लाख रुपए था, तो इस एरर को ठीक करने से प्रॉफिट कितना हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं कितना होगा, अभी एरर चेक करते हैं। हम लोग प्रॉफिट के ऊपर भी इंपैक्ट कैलकुलेट करना हो तो हम उसी तरह से करते हैं, हम लोग अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज पकड़ेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज है प्रॉफिट को जो इंपैक्ट करती हैं। तो प्रॉफिट को जो आइटम्स इंपैक्ट करती है ना, वो तमाम वो आइटम्स होती हैं जो एक्सपेंस है, जो इनकम है, या जो ट्रेडिंग के अकाउंट्स है। एक्सपेंस, इनकम, ट्रेडिंग के अकाउंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, वो तमाम चीजें जो प्रॉफिट स्टेटमेंट में आती हैं, उन सारों में से जो जो चीज चेंज होती जाएगी वो आपके प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगी। तो जरा यहां से देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे प्रॉफिट को इंपैक्ट करती हैं। वो है जनाब बैड डेट, ये एक्सपेंस होता है। क्या डेटर्स हमारे प्रॉफिट को इंपैक्ट करते हैं, ये वाले तो नहीं करते ना। अच्छा, क्या ये वाले डेटर हमारे प्रॉफिट को इंपैक्ट करते हैं, जी नहीं, क्योंकि ये तो एसेट्स में जाते हैं। ये बैड डेट रिकवर्ड का इनकम का अकाउंट है हमारा, और इसी तरह से ये बैड डेट का अकाउंट है। ये 3 अकाउंट्स है जो हमारे प्रॉफिट को इंपैक्ट करते हैं, ये 3 अकाउंट्स हैं जो हमारे प्रॉफिट को इंपैक्ट करते हैं। तो हम उसी तरह से करेंगे, हम लोग नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे अगर, तो नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से ठीक होगा। नेट प्रॉफिट कैसे ठीक होगा जनाब, हमारा नेट प्रॉफिट कितना था इससे पहले, इस एरर से पहले 8 लाख था, तो हम लोग 8 लाख लिखेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा 8 लाख है। उसके बाद अब आप देखेंगे नेट प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। वो तमाम अकाउंट्स जो नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट करते हैं, अगर वो डेबिट हो रहे हैं तो इसमें से माइनस होंगे, अगर वो क्रेडिट हो रहे हैं तो इसमें ऐड होंगे। क्रेडिट हो रहा है, ऐड होगा। तो टोटल जनाब हमारे अब नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना बन जाएगा जी, नेट प्रॉफिट आफ्टर करेक्शन 8 लाख माइनस 18,000 जमा 96,000 जमा 4,200। हम लोगों ने क्या किया, 7,20,200 ये आपका करेक्ट प्रॉफिट होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो हमारी करेक्टिंग फाइनल रिजल्टेंट एंट्रीज बन रही है ना, उसमें से हम वो देख रहे हैं जो अकाउंट्स प्रॉफिट को इंपैक्ट कर सकते हैं। जब वो क्रेडिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट में ऐड कर दें, डेबिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट की अपनी नेचर क्रेडिट है। जब हम एसेट्स के ऊपर इंपैक्ट देखते थे तो डेबिट्स ऐड करते थे, क्रेडिट्स माइनस करते थे, क्योंकि एसेट्स की अपनी नेचर डेबिट है। क्या समझे। तो ये नेट प्रॉफिट जो होगा ये हमारा कितना होगा जी, 7,20,200, विच इज योर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 37 देखते हैं। While reviewing the draft financial statement of Sky Electronics for the year ended 31 December 2017, following errors has been identified। एक एरर आ गया जी, चेक मिला है 192,000 का, जो कि हम लोगों ने 4% डिस्काउंट देने के बाद लिया है। द रिलेटेड रेवेन्यू वॉज रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट। रिलेटेड रेवेन्यू का मतलब ये है कि जब हमने सेल्स की एंट्री की थी तो हमने उस वक्त जो है वो कैश टू सेल्स अकाउंटिंग एंट्री की होगी। उसने कहा है कि ये एंट्री जो है ये ग्रॉस अमाउंट से की थी, यानी कि 192,000 जो है ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद की अमाउंट है। 8% का डिस्काउंट, 4% का डिस्काउंट था, और 192,000 जो है डिस्काउंट माइनस करने के बाद की फिगर है, यानी कि ये बेसिकली हमारे टोटल रेवेन्यू में से 96% है हमारे टोटल रेवेन्यू का। और अगर हम 192,000 डिवाइडेड बाय 0.96 करें तो हमारे पास 100% अमाउंट आ जाएगी, जो कि हमारी बनती है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए की असल में सेल्स थी, जिसमें से 4% डिस्काउंट माइनस हुआ है,
और 4% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 192,000 रुपीज़ का चेक मिला है। तो हम लोगों ने जब सेल्स की अकाउंटिंग एंट्री की थी तो हमने 2 लाख रुपए की अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की थी कैश टू सेल्स। ठीक है जी, ओके। अभी उसने एरर के बारे में कुछ नहीं बताया, बस उसने सिर्फ ये बताया कि 192,000 रुपीज़ मिले हैं। यहाँ से हमें करेक्ट एंट्री का पता चल जाएगा कि हमारी करेक्ट एंट्री क्या थी, हमने क्या करेक्ट एंट्री करनी थी। उसने कहा द कैश बुक एंड द अमाउंट रिसीव्ड वाज एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड कॉलम। उसने कहा जी जो पैसे मिले वो डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में ऐड कर दिए एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज एंटर्ड इनटू द बैंक कॉलम। यानी कि एरर कर दिया है हमने जो डिस्काउंट की एंट्री करते होते हैं उसमें। आगे उसने कहा एस ई डज नॉट मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर डिस्काउंट अलाउड। वो कहता है डिस्काउंट अलाउड का अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ठीक है। एंड एनी रेवेन्यू रिवर्सल इज डायरेक्टली पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। और जो भी आपका डिस्काउंट अलाउड होता है, रेवेन्यू रिवर्सल जो भी होते हैं, ये सारे के सारे सेल्स के अकाउंट को ही जो है वो हिट होते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है ये ज़रा समझिएगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये कैश की नहीं, ये डेटर के साथ डेबिट होगा, डेटर्स। ओके, हम लोगों ने कैश लिया 192,000 का, डिस्काउंट अलाउड हमने 8,000 का किया और डेटर जो थे वो हम लोगों ने 2 लाख रुपए से क्रेडिट किए। पहली चीज़ तो ये थी हमारी एक्चुअल अकाउंटिंग एंट्री। लेकिन हुआ क्या, उसने ये कहा कि भाई पहली चीज़ तो ये है कि हम डिस्काउंट अलाउड को मेंटेन नहीं करते और जो भी हमारे रेवेन्यू के रिवर्सल्स होते हैं वो सीधे सीधे हम सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसका ये मतलब है कि इस कंपनी की एक्चुअल अकाउंटिंग एंट्री ऐसे होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट बाय 192,000, सेकंड सेल्स अकाउंट डेबिट बाय 8,000 और डेटर्स क्रेडिट बाय ₹200,000। ठीक है जी। तो सिर्फ जो यहाँ पे नई बात है वो ये है कि हम डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट मेंटेन नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी जगह पे रेवेन्यू रिवर्सल जो है वो सेल्स के अकाउंट में ही चार्ज कर देते हैं। अब ये तो है इसकी करेक्ट एंट्री के करेक्ट एंट्री क्या है कि जो असल में होनी चाहिए थी वो ये एंट्री होनी चाहिए थी कि कैश आपका डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होंगे। इन्होंने क्या गलती की है, अब ज़रा रॉन्ग एंट्री की बात करते हैं। तो भाई ये तो है हमारी करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री इन्होंने ये की है कि इन्होंने कहा है कि सेल्स को जो हम लोगों ने कैश को और सेल्स को क्रेडिट करना था, बल्कि इसके सामने ही हम कर देते हैं। इसकी रॉन्ग एंट्री जो है वो है कि कैश वाली अमाउंट जो थी वो सेल्स के सामने लिख दी है, सेल्स वाली अमाउंट कैश के सामने लिख दी है। ये गलती की है। इसका ही मतलब है कि हम लोगों ने अकाउंटिंग एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट 8,000 से, सेल्स अकाउंट डेबिट 192,000 से और डेटर्स क्रेडिट हमारे 2 लाख से क्रेडिट। तो ये जनाबे वाला अकाउंटिंग एंट्री है जो उन्होंने परफॉर्म कर दी है। अब रॉन्ग एंट्री भी है, करेक्ट एंट्री भी है, जिसे कहते हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है। तो हम लोगों ने रॉन्ग एंट्री जो है इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब करना क्या होगा, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना होगा, करेक्ट एंट्री पास करनी होगी। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट है। डेटर्स जो थे वो डेबिट होने चाहिए थे, क्रेडिट होने चाहिए थे, हो रहे हैं। सेल्स डेबिट होनी चाहिए थी लेकिन गलत फिगर से हो रही है। तो सिंपल है, हम लोग इसमें देखते हैं कि रॉन्ग एंट्री हम लोगों ने 192,000 से पास की हुई है। कैश 8,000 लिखा हुआ है, हालांकि 192,000 होना चाहिए था। तो कैश को तो हम करेंगे मज़ीद डेबिट। ठीक है जी, 192,000 माइनस 8,000 ये बनता है 184,000 से कैश डेबिट। ओके, और जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट करना होगा हमें, क्योंकि हमने 192,000 से एक्सेस डेबिट कर दिया हुआ है। तो सेल्स अकाउंट को रिवर्स करना होगा 184,000 से। ठीक है जी, तो कैश 184,000 से डेबिट हो जाएगा, सेल्स 184,000 से क्रेडिट हो जाएगी। ये हमारी फाइनल करेक्टिंग एंट्री बन जाएगी। अब देखिएगा ज़रा, इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो हमारी रॉन्ग एंट्री थी, रॉन्ग एंट्री को देखना होता है ना हमने कि रॉन्ग एंट्री का डेबिट और क्रेडिट टैली है। तो जी हाँ, बिल्कुल रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पे भी 2 लाख है और डेबिट साइड पे भी 2 लाख है। इसका मतलब ये है कि हमारी अगर रॉन्ग एंट्री मैथमेटिकली टैली होगी तो इसका ये मतलब है कि
हमारे पास सस्पेंस अकाउंट तो नहीं आएगा। तो ये हमारी करेक्टिंग एंट्री होगी। सवाल क्या था, सवाल की तरफ हम जाते हैं। उसने कहा जी व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री फॉर अबव। तो हमने कहा कि हम बैंक को डेबिट करेंगे 192,000 से, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 192,000 से। जी नहीं, हमारी ये एंट्री होगी बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट 184,000 से। ठीक है जी। तो हमारी जो करेक्ट एंट्री है, करेक्टिंग एंट्री जो होगी, जो इस एरर को ख़त्म कर देगी, वो होगी बैंक डेबिट 184,000 से, एंड क्रेडिट हमने करना है सेल्स को 184,000 से। अभी शुरू से इसको मैं कैश के वर्ड के साथ यूज़ कर रहा था, ये बैंक के साथ होना चाहिए, ये भी ज़रा याद कर लीजिएगा। ये कैश नहीं, ये बैंक है, ये भी बैंक है, क्योंकि बाकी बैंक में पैसे आए हैं, कैश में तो नहीं आए। तो बैंक का अकाउंट यहाँ पे बस लिख देते हैं। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टिमोथी एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 की ड्राफ्ट स्टेटमेंट है। उसका ग्रॉस प्रॉफिट है 8,50,000 और नेट प्रॉफिट है 4,60,000। It was subsequently discovered that an invoice of rupees 37 was debited to the purchase, but the goods were received after the year end and were not included in closing inventory. आपने परचेजिंग की एंट्री की, आपने क्रेडिट टू परचेजेस एंट्री कर ली, परचेजेस टू क्रेडिटर्स, और फिर उसके बाद आपने क्लोजिंग स्टॉक की जब आपने कैलकुलेशन की तो क्लोजिंग स्टॉक में आपने वो 3700 रुपये की चीज़ें शामिल नहीं की, 3700 रुपये की चीज़ें शामिल नहीं की। तो आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडरस्टेट कर दिया, 3700 रुपये से क्लोजिंग स्टॉक को कम रिकॉर्ड किया गया। क्लोजिंग स्टॉक की क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है, वो अगर हमें पता चल जाए, हम वही अकाउंटिंग एंट्री 3700 रुपये से मजीद पास करेंगे, जिससे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट रिजॉल्व हो जाएगा और हम लोग जो है वो इन्वेंट्री को भी एडजस्ट कर लेंगे और प्रॉफिट फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली 3700 रुपये से अपनी क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री का जो है वो उसको रिड्यूस कर दिया है, वो कम रिकॉर्ड किया। इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, हमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी होगी, मजीद इन्वेंट्री, और मजीद इन्वेंट्री की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 3700 से, क्या समझे, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। इन्वेंट्री पहले कम रिकॉर्ड की हुई थी, हमने 3700 रुपये की मजीद इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी थी, क्योंकि वो इन्वेंट्री हमारे पास पहुंची नहीं थी, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड मिली थी, लेकिन क्योंकि हमने उसको परचेज कर लिया हुआ था तो ये हमारी इन्वेंट्री है, हमें इन्वेंट्री में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब वो पूछ रहा है कि इससे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये देखिएगा जरा, हम लोग हमेशा अपनी करेक्टिंग एंट्री आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सी आइटम्स हैं जो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट करती हैं। ये इन्वेंट्री का अकाउंट, ये हमारा एसेट का अकाउंट है, ये हमारे प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट होता है। अब इसकी जो मर्जी नेचर हो, डेबिट हो, क्रेडिट हो, व्हाटएवर, हमने इसका जो इंपैक्ट है वो प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। तो हर वो आइटम जो डेबिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, अगर वो डेबिट हो रही होगी तो हमने माइनस करना है, और अगर वो क्रेडिट हो रही होगी तो हमने प्लस करना है। यही बात की थी ना। तो ये क्रेडिट हो रही है, ये हमारे नेट प्रॉफिट में तो ऐड होगी, क्या ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड होगी? तो इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट से भी ऊपर आ रही होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की आइटम। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। तो इसका मतलब ये है कि आइटम से ऊपर वाली जितनी भी आइटम्स है वो सारी उस क्लोजिंग के टोटल को इंपैक्ट करती हैं। तो ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड होगा। तो हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड होगा कितना, 3700, और ग्रॉस प्रॉफिट में भी 3700 ऐड होगा। तो उसने ये पूछा है कि बताएं कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था 850,000 था, उसमें जब हम लोग 3700 ऐड करेंगे तो 853,700 हो जाएगा, और 460 में जब हम ऐड करेंगे तो 463,700 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ग्रॉस प्रॉफिट 853,700 एंड नेट प्रॉफिट 463,700, 3700 रुपए दोनों में ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी ऐड होगा, नेट प्रॉफिट में भी ऐड होगा। ये दो दफा ऐड होना नहीं है, हम लोग अलग अलग वर्किंग बना रहे होते हैं। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड होना है, नेट प्रॉफिट में भी ऐड होना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यही वाला, टिमोथी एंटरप्राइजेस का नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट जो है इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है। बेसिकली ये पहले ना एक बड़ा सवाल होता था, उन्होंने हर एडजस्टमेंट को अलग अलग करके उसका एक एमसीक्यू बना दिया। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड क्या होती है? कैरेज इनवर्ड होता है परचेजेस के ऊपर हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये हमारी किधर आती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है ना, हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तो ये कैरेज इनवर्ड है। ठीक है जी, ये हमारा एक्सपेंस है। उसने कहा जी कि इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अमाउंटिंग टू ₹2000 वाज इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड हमारा कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज आउटवर्ड हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। तो हुआ ये कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जो था वो हमने ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। तो हमारी जो रॉन्ग एंट्री थी वो क्या होगी? रॉन्ग एंट्री थी कि हमने ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड अकाउंट डेबिट कर दिया था, कैश क्रेडिट किया था 200 रुपए से, 200 ही था जी, 2000। ठीक हो गया जी। इसको तो करें रिवर्स। जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, टीपीटी आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिट 2000 से। और करेक्ट एंट्री जो थी हमारी, करेक्ट एंट्री वो हम पास करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट 2000 से। जब हम रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री को आपस में एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल अकाउंटिंग एंट्री बनेगी वो बनेगी टीपीटी इनवर्ड अकाउंट डेबिट और टीपीटी आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिट बाय ₹2000। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा कि इसका हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कितना है? 850,000 था और दूसरा कितना था? 460,000। अब जरा जीपी के हिसाब से बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अकाउंट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट क्या हमारे जीपी को इंपैक्ट करेगा? क्यों? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रहा होता है। ये क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होगा। क्या ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे आ रहा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे आ रहा होता है, तो इसका इंपैक्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इनवर्ड अकाउंट का इंपैक्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट में, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से नेट प्रॉफिट के ऊपर भी अलग से इसका इंपैक्ट देख लेते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जो है इसका इंपैक्ट भी आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जो है वो नेट प्रॉफिट से ऊपर ही फॉल कर रहा होता है, और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का इंपैक्ट भी आएगा जो क्रेडिट हो रही। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये 848,000 हो जाएगा, और जो नेट प्रॉफिट है इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 460,000 हो जाएगा। पहले भी 460,000 था। तो हमने हर एक आइटम के ऊपर ये देखना है कि जो जो हमारी करेक्टिंग एंट्री की लाइन है क्या उससे हमारे उस आइटम के ऊपर फर्क पड़ रहा है कि नहीं। हम क्योंकि दोनों को पैरेलल एक ही सवाल में कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हमने करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है। तो जनाबे वाला, हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड का इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे होता है। हमने देखा वो डेबिट हो रहा था, हमने माइनस कर दिया।
ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का ग्रॉस प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे नजर आ रहा होता है, इसलिए हमने उसका कोई इंपैक्ट नहीं लिखा। जहां तक नेट प्रॉफिट का ताल्लुक है, तो नेट प्रॉफिट में तो सारे ही इनकम और सारे ही एक्सपेंसेस का इंपैक्ट आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा क्योंकि वो डेबिट हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड जो है वो नेट प्रॉफिट में ऐड होगा क्योंकि वो लाइन आइटम क्रेडिट हो रही है। और अगर हम देखेंगे एक ही चीज ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड और आउटवर्ड नेट प्रॉफिट के अंदर प्लस हो रही है फिर माइनस हो रही है, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वी कैन से दैट कि इस जो एरर है उसको ठीक करने से हमारे नेट प्रॉफिट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया, ठीक है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 2000 का डिक्रीज हो गया है। कैसे पता चला? हमने रॉन्ग एंट्री लिखी, उसको रिवर्स किया, करेक्ट एंट्री लिखी, फिर इसकी फाइनल करेक्टिंग एंट्री निकाली और उसमें देखा कौन कौन से अकाउंट्स शामिल हैं। जो अकाउंट डेबिट हो रहे थे अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दिए। जो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे थे अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट रखते हैं तो उसे ऐड करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं रखती, ठीक है जी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 40 है, टिमोथी एंटरप्राइजेस वही 850 एंड 460,000 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस और नेट। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट सब टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट has been carried forward as 21,830 instead of, जो instead of के बाद होती है ना वो चीज एक्चुअल होती है, ये एक्चुअल है और हमने इसको 21,830 लिख लिया था। 21,830 लिखा है कैरीड फॉरवर्ड एज, लेकिन असल में ये 21,380 है। हमने ज्यादा लिख दी है, ओवरस्टेट कर दिया है। कितना ओवरस्टेट कर दिया है? 21,380 था, 21,830 लिख दिया है। 830 और 380 का डिफरेंस कितना होता है जी? 450। देखे ना, हमने 450 से अमाउंट ओवरस्टेट कर दी है। लिखी 830 थी, कितनी असल में? 380, 21,380। तो 450 रुपए से हमने अपना क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट कर दिया है। यानी कि हमने जो क्लोजिंग स्टॉक टू कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो एंट्री की थी वो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट से कर दिया है, फिर थोड़ी सी हमें रिवर्स करनी होगी। तो 450 रुपीज से हम अपना क्लोजिंग स्टॉक रिवर्स करेंगे। हमारी क्लोजिंग स्टॉक की रिवर्सल की अकाउंटिंग एंट्री होगी जनाब, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 450। अब यहां पे देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट है, ये हमारे प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करता है, नेट प्रॉफिट को भी और ग्रॉस प्रॉफिट को भी। ये 450 रुपए से डेबिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट ये दोनों ही 450 इसमें से माइनस होंगे। तो 850,000 में से 450 माइनस करेंगे तो 849,550 और 459,550 आ जाएगा। दोनों में से माइनस होगा ये। Question 41. Draft income statement of Timothy Enterprises for the year ended 31 December 2017 shows gross profit of rupees 850 and 460,000 का net profit। वही वाला सवाल आ गया, सिनेरियो वही हो गया। It was subsequently discovered that a receipt of rupees 24,000 was credited to sales। कुछ पैसे आए थे वो सेल्स को क्रेडिट कर दिए। Receipt of 24,000 was credited to sales। It was already expected that this customer will avail the cash discount। सॉरी, एक लाइन बीच में मिस की है। The amount was received from a creditor। एक क्रेडिटर से ये अमाउंट हमें रिसीव हुई थी। Who availed a cash discount of 1,000। जिसने 1,000 का कैश डिस्काउंट भी अवेल किया था। On this payment, यानी कि 24,000 रिसीव हुए थे, 1,000 रुपया हमने कैश डिस्काउंट भी इसको दिया है। It was already expected that this customer will avail the cash discount at the time of sale। तो ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी
कि डिस्काउंट सेल्स के टाइम पे अगर ये एक्सपेक्टेड हो कि कस्टमर जो है डिस्काउंट अवेल कर लेगा, तो फिर हम लोग जो है वो नेट अमाउंट से सेल्स रिकॉर्ड करते होते हैं। देखिए उसने 24,000 दिया है, 1,000 रुपए का डिस्काउंट लिया है, यानी कि बेसिकली उसने 25,000 की परचेजेस की होंगी, 1,000 रुपए का हमने उसे डिस्काउंट ऑफर किया था। तो जब वो ये वर्ड कह देते हैं ना कि इट वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल्स, तो इसका ये मतलब है कि हमने इसकी जो सेल्स की एंट्री थी वो हमने ऑलरेडी नेट अमाउंट की ही की होगी, नेट अमाउंट की ही की होगी, और अब उसने हमें पैसे दिए। तो अब जरा इसकी रॉन्ग एंट्री की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इसकी रॉन्ग एंट्री क्या पास की होगी हमने, वो उसने पहली लाइन में लिखा हुआ है। सवाल आगे भी है जी, सवाल आगे भी है, कंप्यूट द करेक्टेड प्रॉफिट, करेक्टेड प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। तो इस सिचुएशन में जो रॉन्ग एंट्री हम लोगों ने रिकॉर्ड की होगी क्वेश्चन नंबर 41 की, वो क्या होगी? उसने ये कहा है इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द 24,000 की रिसीव हुई थी, ये सेल्स को क्रेडिट कर दिए। बैंक डेबिट किया हमने, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ये है हमारी कारस्तानी, क्रेडिटेड टू सेल्स। डेबिट साइड पे कोई एरर है या नहीं उसका उसने हमें नहीं बताया। इसका मतलब है कि डेबिट साइड बैंक को डेबिट करना था, वो हमने ठीक किया हुआ है। इसकी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इसकी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए थी कि हमने इसको एट द टाइम ऑफ सेल्स जो रिकॉर्ड की थी एंट्री, वो मैं ऊपर लिखता हूं, हमने इसकी एंट्री की होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय ₹24,000। 25,000 की चीजें थी, 25,000 की चीजें थी, 1,000 रुपए का डिस्काउंट था, हमें कंफर्म था कि ये डिस्काउंट हासिल करेगा, इसलिए हमने पहले ही जो सेल्स थी वो 24,000 की रिकॉर्ड की थी। ये हम लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टॉपिक में डिस्काउंट में पढ़ा था एक सिनेरियो कि अगर हमें ये पता हो कि ये बंदा जो है ये डिस्काउंट हासिल करेगा ही करेगा, तो फिर हम लोग इसकी अमाउंट जो है वो नेट करके लिखते हैं। किधर पढ़ा था मैंने? यहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट सिनेरियोज बना के दिए थे, अब अल्लाह करे ये मिल जाएं। क्रैश कोर्स प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये होगा जी। ये रहा। हमने बात की थी कि डिस्काउंट्स के केस में कैश डिस्काउंट वो वाला जिसमें कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा, हम नेट अमाउंट पे एंट्री रिकॉर्ड किया करेंगे। यानी कि अगर हमारी सेल्स 3 लाख की थी और हमने 6,000 का डिस्काउंट देना था और हमें यकीन था कि कस्टमर जो है वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा, तो फिर हम लोग 2,94,000 रुपए के ऊपर डेटर टू सेल की एंट्री करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जब वो हमें कैश देगा तो कैश टू डेटर नेट अमाउंट की एंट्री करेंगे हम। ठीक है जी। सेम गोज हियर। कि हमने जो एंट्री की हुई थी, हमने ऑलरेडी डिस्काउंट की एंट्री की थी डेटर टू सेल्स। अब करेक्ट एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए बैंक टू डेटर्स। ठीक है जी। 24,000 से। और करेक्टिंग एंट्री क्या होगी जी? बैंक डेबिट होना था, बैंक डेबिट किया हुआ है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग एंट्री में सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है, तो सेल्स को हम डेबिट करेंगे 24,000 से और डेटर्स को हम क्रेडिट करेंगे 24,000 से। जहां तक सेल्स का ताल्लुक है तो ये तो सबसे पहली आइटम होती है, तो ये तो ग्रॉस प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करेगी, नेट प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करेगी। ठीक है। तो हमारी जो करेक्टेड जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ये उसमें से भी 24,000 माइनस होगा और नेट प्रॉफिट में से भी 24,000 माइनस होगा। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 850 में से 24,000 माइनस करके 8,26,000 बनेगा और 460 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 4,34,000 बनेगा, 4,36,000।
तो हमारा आंसर कितना किधर है जी, 436 और 826, ये वाला ऑप्शन ए। कंप्यूट द करेक्ट प्रॉफिट। तो यहां पे डिस्काउंट शामिल ही नहीं है क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग हमने उस अमाउंट को माइनस करके ही लिखा था। टिमोथी इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल चली जा रहे हैं, हम भी करते जाएंगे, हमने घबराना नहीं है। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टिमोथी एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, ग्रॉस प्रॉफिट 850, 460 का पहला तो पॉइंट बिल्कुल सेम है 42। It was subsequently discovered that the purchase of office computer on 1 April 2017 amounting to rupees 42,000 was entered into the purchase account। हमने कंप्यूटर लिया था, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। Depreciation on the office computer is provided at the rate of 25%। डेप्रिसिएशन मेथड नहीं बताया तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम अज्यूम करेंगे, ठीक है जी। तो जनाबे वाला ये तो होगी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि एक परचेजेस हमने किया था ऑफिस कंप्यूटर और उन्होंने उसको परचेजेस में रिकॉर्ड कर लिया। तो एक तो इसकी करेक्टिंग एंट्री होगी कि परचेजेस में से माइनस करेंगे, एसेट को डेबिट किया, परचेज क्रेडिट किया, और अमाउंट क्या है जी 42,000। तो ये तो एक एरर था जो कि हमने ठीक किया, एरर ऑफ प्रिंसिपल था, एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना था, आपने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन हमने ट्विन एडजस्टमेंट्स का जिक्र किया था कि ट्विन एडजस्टमेंट्स ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसमें एक एडजस्टमेंट के साथ दूसरी एडजस्टमेंट भी सामने ही नजर आ जाती है। तो एसेट्स के केस में अगर उसने डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है तो हमने इसकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी करनी है। तो इस एसेट की डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये एंट्री भी होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी 25% के हिसाब से होगी, 42,000 का 25%, और टाइम बेस्ड होगी क्योंकि 1 अप्रैल को परचेज हुआ है, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च की डेप्रिसिएशन नहीं होगी, यानी कि 9 महीनों की डेप्रिसिएशन होगी 9/12। कितनी बनती है जी, 42,000 का 25% बनता है 10,500, 7875। अब जरा देखिएगा, ये दो हमारी फाइनल करेक्टिंग एंट्रीज हैं। क्या एसेट्स का हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर इंपैक्ट होता है? जीपी और नेट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट देखते हैं ना। जीपी हमारा जो है वो 850,000 है और नेट प्रॉफिट हमारा 460,000 है। क्या एसेट का हमारे जीपी और नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट होगा? जी नहीं। क्या परचेज का हमारे जीपी और नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट होगा? जी हाँ। परचेज ग्रॉस प्रॉफिट से भी ऊपर होता है, नेट प्रॉफिट से भी ऊपर होता है। परचेज क्रेडिट हो रही है तो हमारे जीपी में भी ऐड हो जाएगी और नेट प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएगी। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, क्या ये जीपी पे इंपैक्ट करेगा? जी नहीं। लेकिन क्या नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट करेगा? जी हाँ, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे लिखा होता है। तो 7875 डेबिट हो रहा है, ये इसमें से हमारे प्रॉफिट में से माइनस होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका एसेट का अकाउंट है, इसका ना जीपी पे कोई इंपैक्ट है ना नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट है। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 42,000 से इंक्रीज कर जाएगा, तो 892,000 हो जाएगा। और जहां तक नेट प्रॉफिट का ताल्लुक है वो माइनस 42,000 ऐड होगा, 34,125 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 494,125 हो जाएगा। ठीक है जी, 494,125 एंड 892,000, ऑप्शन बी। ठीक है जी। क्या था, उसने कहा था कि एक कंप्यूटर था, उसको परचेजेस में रिकॉर्ड कर लिया था, तो परचेजेस को माइनस किया, एसेट को डेबिट किया। लेकिन जब कभी एसेट की अमाउंट चेंज होगी साथ में डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी चेंज होगी। फिर हमने इन दोनों की करेक्टिंग एंट्रीज निकाली, फिर हमने देखा कि एसेट का ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट है? जी नहीं। एसेट का नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट है? जी नहीं, खाली छोड़ दिया। परचेज का कोई इंपैक्ट है ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर? जी हाँ, परचेज ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगी क्योंकि क्रेडिट हो रही हैं, और नेट प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को इंपैक्ट करती है, क्योंकि दोनों से ऊपर फॉल कर रही होती है। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे लिखा होता है हमने।
निचली स्टेटमेंट्स में आ रहा होता है। और नेट प्रॉफिट जो है वो 7875 इधर से माइनस होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बेसिकली डेबिट हो रही है। तो ये सवाल था जी। अगला सवाल, टिमोथी एंटरप्राइजेस की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 850 और 460 इनका नेट प्रॉफिट है। It was subsequently discovered that the goods having sales value of rupees 4,500, ऐसी चीजें जिनकी सेल प्राइस 4500 थी, were used for office repairs, वो ऑफिस में इस्तेमाल हो गई, यानी कि हमने खुद ही इस्तेमाल कर ली। जब चीजें हम खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उस एक्सपेंस में प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल नहीं होता। हमें सेल्स वैल्यू नहीं चाहिए उन चीजों की, हमें उन वैल्यूज की, उन आइटम्स की परचेज वैल्यू चाहिए, कॉस्ट वैल्यू चाहिए कि वो कितने की आई थी। उसने कहा इसकी कोई एंट्री नहीं की है, टीई पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड यूज करता है। इसका मतलब यह है कि ये रेंट पे वो इसकी गुड्स की इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में एंट्री करता है। टीई यूजेस द पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड एंड गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 25%। कॉस्ट प्लस के वर्ड से भी हमें पता चल जाएगा कि ये मार्कअप है, ये कॉस्ट प्लस का वर्ड ना भी लिखा हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये मार्कअप है। कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इन 4500 रुपए की आइटम्स की, इन 4500 की आइटम्स की हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और उसकी हम लोगों ने एक रिपेयर की एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है। देखिए, अगर हम लोग अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई अकाउंटिंग कोई चीज यूज कर लेंगे, कोई प्रोडक्ट वगैरह, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, वो जो भी है रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी हमारा रिपेयर एक्सपेंस है वो डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करेंगे, हमने गुड्स ली है, परचेजेस को। इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन होता है जब हम परपेचुअल मेथड यूज करते हैं, और परचेज का अकाउंट यूज होता है जब हम लोग पीरियोडिक मेथड यूज करते हैं। तो हमारे पास है 4500 की आइटम्स, ये इनकी सेल प्राइस है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब है कि सेल्स बटा 125 करना होगा, मल्टीप्लाई पे 100 करना होगा। आइटम्स की कॉस्ट कितनी आएगी जनाब, 3600। तो हमने रिपेयर एक्सपेंस 3600 से डेबिट करने हैं, परचेजेस हमारी 3600 से क्रेडिट होंगी। कैसे अभी करके मैं बताता हूं आपको। देखें, हम लोग कहते हैं ना जी, सेल प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कॉस्ट 100% है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल्स 125 होगी। अमाउंट की अगर हम बात करें तो जो उसने अमाउंट हमें दी है वो है हमारी सेल प्राइस 4500 की। तो हम सेल प्राइस को उसकी परसेंटेज से डिवाइड करेंगे और जो चीज फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो 125 4500 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपने कहा है कितना आता है जी, 3600। और 900 रुपए का हमारा जो है वो प्रॉफिट होगा। खैर, अभी हमें क्या चाहिए था, हमें 3600 चाहिए था, 3600 की हमने अकाउंटिंग एंट्री कर दी। अब जरा मुझे बताइए कि रिपेयर एक्सपेंसेस से जीपी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा और नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। रिपेयर एक्सपेंसेस हमारे जीपी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं लाते क्योंकि ये जीपी से नीचे फॉल कर रहे होते हैं, और नेट प्रॉफिट के ऊपर 3600 रुपए का डिक्रीज आ जाएगा रिपेयर एक्सपेंसेस के तौर पे। एक्सपेंस रिकॉर्ड किए ना हमने। परचेजेस जो है ये हमारे जीपी में इंक्रीज का बाइस बनेंगे क्योंकि जीपी में आते हैं और ये आइटम क्रेडिट हो रही है, और नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज का बाइस बनेंगे। यानी कि सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट को तो तंग करेंगे ही करेंगे। नेट प्रॉफिट के ऊपर सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस का इंपैक्ट आता है। तो इसका मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट में तो जीरो इंपैक्ट आएगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में 3600 ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट जो है वो हर चीज से इफेक्ट होगा, क्योंकि इनकम हो या एक्सपेंस, सेल हो या परचेज, ट्रेडिंग का कोई भी अकाउंट हो और क्लोजिंग स्टॉक हो, उन सब का इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे तो आता ही आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर सिर्फ सेल, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल्स की आइटम्स, इन 3-4 चीजों का इंपैक्ट आता है बस, बाकी चीजों का इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं आता। तो ये हमारी जनाब आइटम होगी 3600, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा सेम रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में 3600 ऐड हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।